नमस्कार, भास्कर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं क्रांति प्रिया और इस वक्त आप देख रहे हैं कार्यक्रम इलाज का इलाज। आज हम बात करेंगे कार्यक्रम में फिजियोथेरेपी की, लेकिन इसके पहले ये जानना जरूरी है कि ये दरअसल आई कहाँ से और किस तरह से इसका इलाज संभव हो सका। फिजियोथेरेपी, इसका प्रचलन भारत में 1952 में शुरू हुआ। माना जाता है कि जब देश में पोलियो ने अपनी दस्तक दी थी, उसके बाद से धीरे धीरे देश में फिजियोथेरेपी के कई प्रशिक्षण संस्थान खुलने शुरू हो गए। इसको विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने मान्यता दी है। इसमें कई शारीरिक बीमारियों जैसे स्ट्रोक हुआ, इनकॉन्टिनेंस, रेपिटेटिव स्ट्रेस हुआ, इंजरीज हुए, पॉस्चर करेक्शन, फ्रोजन शोल्डर और खेलकूद से संबंधित सभी तरह की चोटों का इलाज इस माध्यम से किया जाता है। फिजियोथेरेपी का प्रयोग अन्य क्षेत्रों में भी किया जाता है, जैसे मैं बात करूं गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम, वेट इश्यूज। तो आइए जानते हैं फिजियोथेरेपी से जुड़ी हुई ज़रूरी जानकारियां जिनके बारे में बताएंगे। स्टूडियो में मौजूद आज फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर गौरव यादव। डॉक्टर गौरव, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हमने बताया कि लंबे समय से 1952 के तकरीब से फिजियोथेरेपी का चलन शुरू हो गया था, तो दरअसल इतना लंबा सफ़र तय करने का कारण क्या पहले से फिजियोथेरेपी के बारे में लोगों को जागरूकता नहीं थी? मैम, ये हम ये बोल सकते हैं प्रिया जी कि पहले से भी जागरूकता ये है कि जो फिजियोथेरेपी है ये हमें यहाँ से इंडिया की देन तो नहीं है। ये जो भी है ये फॉरेन कंट्रीज से, ब्रिटिश कंट्रीज से आया हुआ पद्धति है। जी तो जी। इसके थ्रू यहाँ पे इंडिया में पहले हमारे ज़माने में हम अगर गांव वगैरह में देखें तो काफ़ी लोग हुआ करते थे जो भी, हम उसको एग्जैक्टली फिजियोथेरेपी तो नहीं कह सकते, बट हाँ वो फिजियोथेरेपी की तरह काम किया करते थे। तो अभी ये है कि अभी हमारे इंडिया में ये कोर्सेज आ चुके हैं, इसकी पढ़ाई चल रही है, मेडिकल क्षेत्र में इसका काफ़ी स्कोप बढ़ गया है और अभी भी लोगों में इसमें काफ़ी रुचि दिखाने लग गए हैं। इसलिए फिजियोथेरेपी अब पहले के कंपैरिजन में लोग जानने लगे हैं कि फिजियोथेरेपी क्या होता है। और हाँ, फिजियोथेरेपी का महत्व भी लोग समझने लगे हैं कि फिजियोथेरेपी से आज की डेट में बहुत से बड़ी बीमारियों का इलाज संभव है। बिल्कुल सही है। डॉक्टर गौरव, फिजियोथेरेपी का स्पोर्ट्स फील्ड में ज़्यादा इम्पोर्टेंस देखा जा रहा है फिलहाल, तो किस तरह से ये बेनिफिशियल हो गई अब इस क्षेत्र में और इससे जुड़े कई और क्षेत्रों में भी? जैसे हम स्पोर्ट्स फील्ड की बात करें तो फिजियोथेरेपी का सबसे ज़्यादा जो स्कोप है आज की डेट में स्पोर्ट्स में ज़्यादा देखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि आजकल का हमारा रुझान है वो खेलों की तरफ ज़्यादा हो गया है, क्योंकि पहले हमारा जो रुझान था वो खेलों की तरफ इतना नहीं था। अगर खेलों के दौरान अगर कोई प्लेयर या कोई भी व्यक्ति इंजर्ड होता है तो उस जो इंजरी होती है वो ऐसे कोई ज़्यादा इंजरी तो नहीं होती है, बट वो मस्कुलर इंजरी हो गई, टेंडन प्रॉब्लम्स हो गई और जो भी है मोच हो गई, स्ट्रेन हो गया, स्प्रेन हो गया, इस तरीके की समस्याएं आती हैं। तो इन समस्याओं में फिजियोथेरेपी का ज़्यादा कारगर साबित होती है। अगर हम नेशनल लेवल की बात करते हैं तो नेशनल लेवल पे अगर हम फिजियोथेरेपी का देखा जाए तो अगर खिलाड़ी मैदान में घायल हो गया है या उसका पैर मोच आ गया है या समा अगर वो गिर गया है या उसको कुछ भी प्रॉब्लम है, तो नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि अगर नेक्स्ट गेम में नेक्स्ट सीरीज में वही खिलाड़ी उसी एनर्जी के साथ, उसी ताकत के साथ, उसी स्फूर्ति के साथ खेल में वापस दिखाई देता है, तो हमें यह भी फील नहीं होता है कि क्या उस पेशेंट को कल लगी थी या नहीं लगी थी। तो प्लेयर बिल्कुल फिट और तंदुरुस्त है। तो इसका जो राज है वो फिजियोथेरेपी है। ओके, तो इसमें आपने देखा है कि जो भी ट्रीटमेंट हम करते हैं वो स्थायी होते हैं ट्रीटमेंट, या कहीं ना कहीं संभावना होती है दोबारा उसके इंजर्ड हो जाने की? बिल्कुल, ट्रीटमेंट स्थायी भी होते हैं और दोबारा होने की संभावना भी होती है। इसमें यह देखा जाता है कि अगर जो ट्रीटमेंट प्रोसीजर है वो एक फिजियोथेरेपिस्ट की निगरानी में, गाइडेंस में, सुपरविजन में प्रॉपर तरीके से किया जा रहा है और जो भी इंस्ट्रक्शन अगर फिजियो एथलीट या प्लेयर्स को दे रहा है तो प्लेयर्स को वो फॉलो करने हैं। अगर वो प्रॉपर तरीके से फॉलो करेगा तो उस जो भी इंजरी है उसका स्थायी, परमानेंट और वो दोबारा नहीं होने के चांसेस काफ़ी हद तक रहते हैं। ओके। अब अगर मैं बात करूँ जीरियाट्रिक की, तो फिजियो का जीरियाट्रिक में क्या रोल है? अगर हम जीरियाट्रिक की बात करते हैं तो जीरियाट्रिक में फिजियोथेरेपी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल है। जैसा कि मैं बताता हूँ आपको, जितने भी हमारा जो नॉर्मल करिकुलम है सोसाइटी में, जैसा देखा जाए कि लोग 60 साल में या 62 ईयर्स में रिटायर सेवानिवृत्त होते हैं। आफ्टर रिटायरमेंट जो लोगों का फिजिकल जो एक्टिविटी होती है वो काफ़ी लेस हो जाती है। वो लोग एक दायरे में सीमित हो जाते हैं। तो उस वजह से उनको काफ़ी कॉम्प्लिकेशन आना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि जॉइंट स्टिफनेस हो गया, नी में पेन हो गया, बैक पेन हो गया, नेक पेन हो गया, इस तरीके की काफ़ी समस्याएं देखने में आती हैं।
इसके थ्रू ये रहता है, जेरियाट्रिक्स में फिजियोथेरेपी का इसलिए रोल है क्योंकि हम जो फिजियोथेरेपी के द्वारा लोगों के जॉइंट में जो रिस्ट्रिक्शंस होती है, जो मस्कुलेचर, जो मसल्स होती है, वो शॉर्टनिंग होती है, तो उसमें हम काफ़ी अच्छे तरीके से उसको ट्रीट करके उसको सही किया जा सकता है। बिल्कुल। अब अगर मैं एज ग्रुप की भी बात करूं कि सपोज़ आपने अभी स्पोर्ट्स के बारे में बात की, अब एज ग्रुप की अगर हम बात करें तो क्या जो बच्चे खिलाड़ी होते हैं, बच्चों की बात करूं, या कई बात बोलते हैं ना बच्चों को चोट लग जाती है, तो क्या उनकी हीलिंग जल्दी हो सकती है? क्योंकि उस समय हड्डियां काफ़ी कमज़ोर होती हैं, तो ट्रीटमेंट सावधानी पूर्वक दिया जाना भी अहम हो जाता है, और वो ट्रीटमेंट दिया जा सकता है कि नहीं, ये कितना ज़रूरी होता है? अगर हम पेडियाट्रिक्स या बच्चों की तरफ बात करें तो फिजियोथेरेपी किसी भी एज में ली जा सकती है। अच्छा। बस कुछ कॉम्प्लिकेशंस का ध्यान रखा जाता है। अगर हम देखा जाए कि कई बच्चे जो रहते हैं दिव्यांग रहते हैं, जन्मजात जिनको काफ़ी प्रॉब्लम्स रहती हैं, जिनको अपनी माँ के पेट से बीमारियां आती हैं, जिनकी वजह से वो दिव्यांग हो जाते हैं, या उनका जो शारीरिक क्षमता है उनका विकास नहीं हो पाता, उसमें फिजियोथेरेपी का बहुत ज़्यादा रोल है। फिजियोथेरेपी का जो मेन पोर्शन है दैट इज़ द न्यूरो रिहेबिलिटेशन। ठीक है। बिकॉज ऑफ दैट द हेल्प ऑफ द न्यूरो रिहेबिलिटेशन हम उस तरीके के बच्चों का भी इलाज कर सकते हैं, और ये काफ़ी कारगर साबित होता है। जी जी, बहुत अच्छी बात कही कि जो बाय बर्थ होती है जिनको प्रॉब्लम, तो मेरा सवाल ही ये उठ रहा है इसके साथ कि क्या जिन लोगों को कुछ बीमारियां बाय बर्थ मिली हुई हैं, अब अगर मैं बात करूं कि कई बार किसी की उंगली काम नहीं कर रही होती है, किसी का हाथ काम नहीं कर रहा होता है, तो क्या इस तरह की बीमारियों का जो बाय बर्थ मिलती है उनका भी इलाज संभव है फिजियोथेरेपी में? जी बिल्कुल, इस तरीके की बीमारियों का भी इलाज फिजियोथेरेपी के द्वारा संभव है। जैसे कि अगर मैं जन्मजात बीमारियों का कुछ ब्रीफ देता हूँ, जैसे कि सेरेब्रल पाल्सी हो गया, और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, जो पेशेंट रहता है उसका विकास नहीं हो पाता है, उसका कॉग्निटिव, उसका मानसिक जो रहता है वो भी डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। इस वजह से क्या होता है, उनकी जो मोटर एरियाज है वो अफेक्टेड होते हैं, जैसे कि हाथ काम नहीं करते हैं, पैर तरीके से सही नहीं रख पाता है, उसको चलने में तकलीफ होती है, अपने दैनिक दिनचर्या काम करने में, खेलने कूदने में वो असक्षम रहता है। तो इस तरीके से फिजियोथेरेपी काफ़ी रहती है। इसके थ्रू हम न्यूरो रिहेबिलिटेशन पार्ट रहता है, उसमें हम न्यूरो एनडीटी, न्यूरो डेवलपमेंटल टेक्निक्स हैं, उनका हम यूज़ करते हैं। उसके थ्रू पेशेंट का, आजकल हम देखते हैं कि अगर हम बच्चों को देखा जाए कि बच्चों आफ्टर बर्थ बच्चों का जो विकास रहता है कि बच्चा आफ्टर बर्थ है तो वो पलट रहा है, नहीं पलट रहा है, वो देरी से चलना स्टार्ट करता है, वो बोलना देरी से स्टार्ट करता है, तो ये जो सब चीज़ें होती हैं लक्षण, ये जन्मजात बीमारियों के लक्षण रहते हैं। तो इस प्रकार हम उनका जो डिलेड माइलस्टोन है, जिस तरीके से उनका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो हम उसको असेस करके उसका ट्रीटमेंट करते हैं, जो कि व्यायाम, एक्सरसाइज के थ्रू एंड न्यूरो डेवलपमेंटल टेक्निक्स हैं, जो कुछ फिजियोथेरेपी की ऐसी टेक्निक्स है जिसके थ्रू हम इलाज काफ़ी संभव है। क्या फिजियोथेरेपी को हम योगा के साथ जोड़ सकते हैं कि मतलब जिस तरह से योगा शारीरिक और मानसिक दोनों ही दृष्टिकोण से ज़रूरी होता है स्वास्थ्य के लिए, तो क्या फिजियोथेरेपी में शारीरिक ही चिकित्सा दी जाती है या मानसिक चिकित्सा के तौर पर भी इसका इलाज संभव होगा? बिल्कुल, फिजियोथेरेपी में मानसिक चिकित्सा भी इम्पोर्टेंट रहती है। जैसे कि अगर हम न्यूरोलॉजिकल केसेस देखते हैं, जैसे हेमीप्लीजिया, स्ट्रोक पेशेंट्स, अगर पेशेंट्स के ब्रेन में कोई भी आर्टरी का बर्स्ट होती है या क्लॉट होता है, तो उसके वजह से जो उसका मोटर एरिया है वो अफेक्टेड होता है, जैसे कि उसका एक साइड का हाथ और पैर काम करना बंद कर देता है। तो इसकी वजह से हम उसमें व्यायाम कराते हैं, और प्लस अगर उसके ब्रेन में इन्वॉल्वमेंट है तो उसका जो साइकोलॉजिकल पैटर्न है वो भी काफ़ी में अफेक्टेड होता है। पेशेंट का कॉग्निटिव, कैलकुलेशन, ये सब चीज़ में वो काफ़ी ओरिएंटेड नहीं रहता है। तो हमारा जो मेन मोटिव रहता है वो रहता है कि पेशेंट को साइकोलॉजिकली काउंसलिंग करके उसको, उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको बढ़ाएं, तथा उसको ये उसको नॉलेज में लेकर आएँ कि फिजियोथेरेपी के द्वारा इस चीज़ का, इस बीमारी का इलाज संभव है। हाँ, फिजियोथेरेपी न्यूरोलॉजिकल केसेस में थोड़ा लेट अफेक्ट करती है, बट वो ज़रूर अफेक्ट करती है, और वो उसका काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं। हम कई पेशेंट्स में देखते हैं कि पेशेंट्स आते हैं फिजियोथेरेपिस्ट के बाद, वो 1 या 2 दिन आते हैं, जैसे कि हमारे इंडिया में या हमारी सोसाइटी में चल रहा है कि हम डॉक्टर के पास सिर्फ 1 या 2 दिन जाते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। जो रिहेबिलिटेशन पोर्शन होता है उसमें थोड़ा टाइम लगता है, पेशेंट को रेगुलर जो सिटिंग्स होती हैं वो लेना पड़ती हैं, तो उससे काफ़ी हेल्पफुल रहता है। बिल्कुल, अभी आप नॉलेज की बात कर रहे थे ना, उसके नॉलेज में लाना बहुत ज़रूरी होता है एक्चुअली। तो अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि फिजियोथेरेपी को लेकर लोगों का क्या मानना, क्या सोचते हैं वो इस थेरेपी के बारे में? देखा जाए तो अगर हम अर्बन एरियाज़ की बात करें तो फिजियोथेरेपी का स्कोप, फिजियोथेरेपी क्या है, किस तरीके से की जाती है,
काफ़ी हद तक अभी हमारी सोसाइटी समाज में लोगों को पता चलने लग गया है कि फिजियोथेरेपी क्या है। बट अगर हम रूरल एरियाज़ की बात करते हैं तो वहाँ पर अभी भी फिजियोथेरेपी क्या है, किस तरीके से की जाती है, क्या फिजियोथेरेपी से बीमारियों का इलाज संभव है या किस तरीके से कैसे संभव है, इसका अभी भी बहुत सारा ज्ञान लोगों को नहीं है। तो हमारे अर्बन एरिया के देखा जाता है तो यहाँ पर लोग काफ़ी एजुकेशन भी, हमारा जो परसेंटेज है वो अर्बन एरिया में काफ़ी हाईएस्ट है। इसकी वजह से लोगों में मेडिकल जितने भी उपचार उपलब्ध हैं, जितने भी लेटेस्ट टेक्निक्स हैं, उनको पता रहता है कि इससे फिजियोथेरेपी का इलाज होता है। जी जी बिल्कुल। इस बात में कितनी सच्चाई है, ज़रा गौर से सुनिएगा डॉक्टर गौरव, कि कोई भी व्यक्ति ऑपरेशन करवाना नहीं चाहता, जिसके चलते फिजियोथेरेपी एक अहम भूमिका अदा करता है। आपका क्या मानना है इसको लेकर? जी बिल्कुल, मैं भी बहुत सही क्वेश्चन किया आपने। इसका ऐसा मानना है कि फिजियोथेरेपी आज की डेट में अगर हम किसी भी डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो लोग डायरेक्ट ऑपरेशन के नाम से बहुत डरते हैं। तो अभी हमारे पास एक उपचार पद्धति जो आ गई है वो है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी से आपको ऑपरेशन वाली नौबत आने ही नहीं देती है। आपको अगर इनिशियल स्टेज या आप मिड स्टेज में भी आते हैं फिजियोथेरेपी में, तो वो आपको काफ़ी हद तक, अगर आपको जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात करते हैं, तो इसके कॉम्प्लिकेशंस ये देखे जाते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ है तो नी में पेन हुआ, ये हुआ, चलने में प्रॉब्लम आ रही है, तो फिजियोथेरेपी पूरा असेस करके, अगर उसको वेट ओबेसिटी का पेशेंट है, ओबिस है, तो हम फर्स्ट वेट रिडक्शन ट्रेनिंग हो गया, या हमारी फिजियोथेरेपी में काफ़ी टेक्निक्स होती है कन्वेंशनल के लिए। मतलब फिजियोथेरेपी इज अ नॉन इन्वेसिव टेक्निक, जहाँ पे हम इलेक्ट्रोथेरेपी, एक्सरसाइज थेरेपी और हाइड्रोथेरेपी के किन पद्धतियों का यूज़ करते हैं फिजियोथेरेपी में, जिससे हमारा नी पेन हो गया, ऑस्टियोआर्थराइटिस, इनसे काफ़ी हद तक हमें इनसे निजात पा सकते हैं। बिल्कुल सही। फिजियोथेरेपी में एक और बात सामने आई है कि फिजियोथेरेपिस्ट वाटर थेरेपी और मसाज आदि जैसी जो प्रक्रियाएं होती हैं उनके द्वारा रोगी का उपचार करता है। क्या प्रक्रियाएं हैं? वाटर थेरेपी, मसाज किस तरह से इंक्लूड किया जाता है इस थेरेपी में? जी, जैसे वाटर थेरेपी, जिसको हम कॉमनली हाइड्रोथेरेपी बोलते हैं, हाइड्रोथेरेपी में हम व्यायाम ही करते हैं, व्यायाम का तरीका अलग कर दिया जाता है। हाइड्रोथेरेपी का ये प्रिंसिपल है कि हम, जैसे कि कोई भी नीरो रिहैब, जैसे मैंने बात किया कि जिसको हाथ पैरों में कमजोरी है या फिर हाथ पैर ढंग से काम नहीं करते हैं तरीके से, कोई भी अगर चीज़ उठाते हैं तो बैलेंस प्रॉब्लम नहीं है, मसल में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है बिकॉज ऑफ सम न्यूरोलॉजिकल इश्यूज, तो हम फिजियोथेरेपी के द्वारा उसमें हम हाइड्रोथेरेपी का पोर्शन लेकर उसके जो हाथ पैरों की मसल्स की जो ताकत है, मसल स्ट्रेंथ है, उसको इंक्रीज करते हैं। उसके थ्रू क्या रहता है, जैसे कि रेजिस्टेंस हम यूज करके मसल्स पावर एनहांस करते हैं। तो इस रेजिस्टेंस हम कई फॉर्म में यूज कर सकते हैं। आइदर वी कैन यूज बाय द एक्सरसाइजेस और जिम्नेशियम, जो जिम्स हम लोग यूज करते हैं। अदर उसके बाद हम लोग, जैसे हाइड्रोथेरेपी है, ये भी अभी काफी चलन में है। तो हाइड्रोथेरेपी को जो ज्यादा यूज है वो हमारा न्यूरो रिहेबिलिटेशन और स्पोर्ट्स में देखा जाता है। जी जी, मतलब आपने दो तरीके बता दिए अभी। तो एक तरीका जो रोगियों के लिए होता है ना, उनको निरोग रखने के लिए, और एक तरीका मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो स्वस्थ लोग हैं, तो फिजियोथेरेपी की कौन सी प्रक्रिया है जो स्वस्थ लोगों के लिए भी कारगर होती है? स्वस्थ रहने का मतलब, मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगी, पूछना भी चाहूँगी आपसे कि स्वस्थ रहने का मतलब ये नहीं कि जो आप दिख रहे हैं आप वैसी तरह से काम कर रहे हैं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि शरीर भी एक मशीन की तरह है, शरीर को भी तेल पानी की ज़रूरत होती है। तो किस तरह से स्वस्थ रोगियों पर फिजियोथेरेपी असर करती है? बिल्कुल, आपने बहुत सही क्वेश्चन किया है। आजकल जब तक हम लोग स्वस्थ रहते हैं, हमारी डेली रूटीन लाइफ ठीक चलती रहती है, तो हम हमारी डेली रूटीन में जैसे कि आपने बताया कि इंसान एक मशीन है, तो उसको रिपेयर की भी ज़रूरत पड़ती है। अगर इंसान डेली रेगुलर एक्टिविटीज़ करता है, जैसे कि अगर हम बैंक कर्मी को देखें, कर्मचारियों को देखा जाए, तो वो कंटिन्यू कंप्यूटर पर बैठ के घंटों काम करते हैं। तो इस तरीके से उनको जो बायोमैकेनिकल इम्बैलेंस की वजह से जो प्रॉब्लम एरिसेस होती है, जैसे कि हमारा नेक पेन हो गया, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, बैक प्रॉब्लम हो गया, और ओबेसिटी जैसे तरीके की कॉम्प्लिकेशंस एरिसेस होते हैं। तो हम इनमें ये उपचार कर सकते हैं कि पेशेंट को फिटनेस लेवल बनाए रखना। तो उसके लिए हमें एक जनरल एक्सरसाइजेस प्रोग्राम को बनाना पड़ता है कि किस पेशेंट्स का किस तरीके से वो काम कर रहा है, उस तरीके से हमको एक्सरसाइज प्रोग्राम बना के वो एक्सरसाइजेस हम जनरली लोगों को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इसलिए आजकल लोग जो हैं कि सोचते हैं कि हम बीमार हैं तभी डॉक्टर के पास जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। अगर आपको अपनी दैनिक दिनचर्या में काम करने में तकलीफ हो रही है, आप तनावग्रस्त
महसूस कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपकी जो बॉडी की कार्य करने की क्षमता है वो पहले से कम होने लगी है, तो आप जरूर एक बार फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं, कंसल्ट करें, ताकि आपको पता चलेगा, वो आपके काफ़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। आपको किस तरीके की दिनचर्या, किस तरह का व्यायाम अपनाना चाहिए, उस तरह में वो काफ़ी आपकी मदद कर सकते हैं। डॉक्टर गौरव, आप लंबे समय से इस फील्ड में हैं, तो जी। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आपने कितने तरह के केसेस देखे, जो बोलते ना, एक होता है वर्स्ट केस, बिगड़े हुए केस को सुधारना बहुत हुनर का काम होता है, तो क्या कभी कोई इस तरह का केस आया है जिसमें आपने फिजियोथेरेपी की मदद से एक ड्रास्टिक चेंज देखा हो पेशेंट के अंदर? जी, ऐसे मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं, बट मैं आपसे 1 या 2 केसेस शेयर करना चाहूँगा। एक केस था, हमारे पास एक पेशेंट आए थे, शी वाज लेडी पेशेंट। बिकॉज ऑफ वो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए थे, तो वहाँ पे उन्होंने जब अपने आम जो डेल्टॉइड मसल से हम इंजेक्शन लगवाते हैं, वो नर्स की लापरवाही की वजह से वो जो इंजेक्शन है वो रेडियल नर्व में लग गया था। लाइक अगर वो डेल्टॉइड में लगना चाहिए था, बट वो रेडियल नर्व में लग गया था। उस वजह से उस पेशेंट का जो रिस्ट, जो हाथ था, वो ड्रॉप हो गया था। तो रिस्ट ड्रॉप का एक पेशेंट मैंने देखा है। उनको हमने उसके बाद हमने उनका एनसीवी रिपोर्ट करवाया, सब चीज़ें हमने डॉक्टर को दिखा चुके थे, बट डॉक्टर ने भी उनको फिजियोथेरेपी रिकमेंड नहीं किया। वो उनको जैसे तैसे इधर उधर से सोसाइटी से पता चला, जिन लोगों से, कि फिजियोथेरेपी इसका उपाय है, तो वो हमारे पास 1-2 महीने बाद आए। अच्छा। उसके बाद हमने जो उपचार उनका स्टार्ट किया, तो विद इन 3 to 6 मंथ उनका हाथ प्रॉपर काम करने लग गया था। नाउ शी इज़ वेरी टोटली फाइन एंड शी इज़ डूइंग अपना जो डेली एक्टिविटी है वो काफ़ी अच्छे से कर रही हैं। तो इस तरीके केसेस हैं जिसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रोथेरेपी का यूज़ किया। इलेक्ट्रोथेरेपी में हमने जो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन है, इंटर गैल्वेनिक, जो हम करंट्स के द्वारा जो नर्व जो डैमेज होती है, नर्व डैमेज के कारण जो मसल्स में वीकनेस आती है, कमजोरी आती है, मसल्स की जो वेस्टिंग होती है, मसल एट्रोफी होती है, उस तरीके से हमने उनको उनकी जो मसल है उसका पावर बढ़ाया, और जो उनका न्यूरोलॉजिकल जो उनकी मसल है उनको फैसिलिटेट किया, और अभी वो काफ़ी हद तक स्वस्थ है। और इसके अलावा मैं एक और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा, हमारे पास एक पेशेंट थे, वो थे हेमिपेरेसिस के पेशेंट। हेमिपेरेसिस बिकॉज ऑफ कि अगर ब्रेन में क्लॉटिंग हुई है, तो उनका वन साइडेड जो बॉडी थी वो कम्प्लीटली पैरालाइज थी। अच्छा। वो काफ़ी हॉस्पिटल में स्टे करने के बाद वो रिहेबिलिटेशन पोर्शन में फिजियोथेरेपी रिकमेंड किया गया। वो हमारे पास आए, तो फर्स्ट पेशेंट काफ़ी डिप्रेसिव एंड वेरी सेल्फ कॉन्फिडेंस काफ़ी लो होता है कि अब तो मैं अपाहिज हो गया हूँ, क्या मैं सही हो पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगा। क्योंकि क्या है, अगर हम पुराने केसेस देखते हैं तो न्यूरोलॉजिकल केसेस में क्या होता है कि जितने पुराना केसेस होता है, क्योंकि हमारा जो फिजियोथेरेपी का पोर्शन है, अगर न्यूरोलॉजिकल केसेस में स्टार्टिंग में अगर पेशेंट आपके पास आ जाता है, तो उसका जो ट्रीटमेंट रहता है वो काफ़ी हद तक वो रिकवर कर लेता है। बट अगर पेशेंट लापरवाही करके या कुछ करके, या उसको नॉलेज में ना हो, बिकॉज ऑफ अवेयरनेस नहीं है, अगर वो लेट आता है, तो उसका रिहेबिलिटेशन और उसकी चीज़ें लेट होती है। तो लोगों में ये भ्रांतियां हैं कि पैरालिसिस या लकवा जैसी बीमारी का इलाज नहीं है। बट अब जो हमारे लोग हैं, जो अभी इनमें काफ़ी अवेयरनेस आ गई है, तो अब ये जो भी लकवा ग्रसित लोग होते हैं, जिनको भी नर्व से लेके जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास आते हैं, कंसल्ट करते हैं, और वो काफ़ी हद तक सही हो जाते हैं। एटलीस्ट वो अपने जो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, अपने दैनिक दिनचर्या के जो काम होते हैं वो काफ़ी हद तक करने लगते हैं। एक सवाल है जी, क्या फिजियोथेरेपी सिजेरियन और नॉर्मल डिलीवरी के वक्त भी बेनिफिशियल हो सकती है? मतलब कि हम अगर फिजियोथेरेपी शुरू कर देते हैं, तो जो डिलीवरी होगी वो नॉर्मल होगी या सिजेरियन ही होगी, इसके कोई चांसेस नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, क्योंकि फिजियोथेरेपी का गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स में लोग सोचते हैं कि फिजियोथेरेपी क्या साबित कर सकती है, क्या सही होगा इससे। बट फिजियोथेरेपी का काफ़ी अच्छा रोल साबित हुआ है ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनिक्स में, जिसमें ये रहता है कि हम जो एक्सरसाइज प्रोटोकॉल से जो व्यायाम से जो भी गर्भवती महिलाएं हैं, उनका जब वो बेबी कंसीव करती हैं, तो उनका जो पूरा जो उनकी एक्सरसाइज देख रेख रहती है, वो एक फिजियोथेरेपिस्ट की देख रेख में रहता है, जिसमें वो किस तरीके का व्यायाम करना है, किस तरीके से दैनिक दिनचर्या में आपको अपना टाइम बिताना है, किस तरीके से बैठना है, किस तरीके से उठना है, क्या चीज़ें लेनी है, क्या चीज़ें नहीं लेनी है, किस पोस्चर में आपको रहना है, किस पोस्चर में नहीं रहना है, इन सब चीज़ों का। और एक प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल फिजियोथेरेपी रिजिमन होता है, जो कि हम गर्भवती महिलाओं को करवाते हैं, जिससे काफ़ी हद तक जो सिजेरियन बेबी रहता है उसके चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। तो हम देखा जाता है कि कई, जैसे आजकल
भोपाल में भी अभी ये ट्रेंड नया आया है। अगर हम बात करें मेट्रो सिटीज की लाइक बेंगलुरु, दिल्ली एंड मुंबई, तो यहाँ पे काफी ऐसे फिटनेस सेंटर खुल गए हैं जहाँ पर प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल जो फिजियोथेरेपी रेजिमेन है फॉर गर्भवती महिलाओं के लिए काफी उपयोगी साबित हो रहा है। तो लोग वहाँ पे अपनी रुचि व्यतीत कर रहे हैं और लोग वहाँ जा रहे हैं, और इससे काफी, अब देखा जाए तो फिजियोथेरेपी से अभी आंकड़े देखा जाए तो सर्जरीज का जो रेशियो है वो काफी कम हो गया है, क्योंकि लोगों को समझ में आने लगी कि फिजियोथेरेपी की क्या उपयोगिता है और कितना महत्व है। बिल्कुल। ऐसा सुनने में आया है कि जो फिजियोथेरेपी होती है उसके लिए ये कहा जाता है कि जो इलाज है वो दरअसल रोग का नहीं शरीर का किया जाता है। आप मानते हैं इस बात को? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल मान सकते हैं इस बात को कि रोग का नहीं शरीर का किया जाता है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं अभी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन की बात करता हूँ कि अगर कोई पेशेंट आया है और उसको ब्रेन में क्लॉट है या उसका जो उसका आर्टरी है एमसीए वो इन्फेक्ट हुई है, उसके वजह से हमारा जो पोर्शन है वो अफेक्टेड हुआ है, हाफ बॉडी ऑफ पोर्शन, हेमी पोर्शन बॉडी का अफेक्ट हुआ है। तो रोग हमारा जो है दैट इज अ ब्रेन क्लॉट, ब्रेन में जो है ब्रेन हैमरेज। बट उसके वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो हाथ का काम नहीं करना, सही तरीके से काम नहीं करना, अगर काम कर रहा है तो उतनी ताकत से काम नहीं कर पा रहा है, तो इस तरीके से हम जो है रोग का इलाज भी करते हैं और जो शरीर का इलाज है वो भी करते हैं। जी जी जी। फिजियोथेरेपी के रूटीन की अगर हम बात करें, जो फिजियोथेरेपी लेते चले आ रहे हैं लोग, क्या इनमें दवाओं को भी इंक्लूड किया जाता है? क्या इसमें रूटीन भी डिसाइड किया जाता है? क्या इसमें डाइट का भी महत्व होता है? जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने कि हम फिजियोथेरेपी में हम दवाइयों का यूज करते हैं या नहीं करते। फिजियोथेरेपी इज द फिजिकल थेरेपी, इट इज अ नॉन इन्वेसिव टेक्निक, जहाँ पर हम दवाइयों का उपयोग करते हैं बट टॉपिकली। मतलब हम स्किन के थ्रू अगर जितनी दवाई इंजेक्ट करते हैं, जैसा कि हमारे यहाँ पे नॉर्मल सोसाइटी में हमारा जो भी हमारे काउंटर इरिटेंट्स हो गए, बाम हो गए, इस तरीके से हम चीज़ें यूज़ करते हैं, इस तरीके हम टॉपिकल चीज़ें यूज़ करते हैं, वो भी हम इलेक्ट्रोथेरेपी के साथ यूज़ करते हैं। जैसा कि हम बात करते हैं फोनोफोरोसिस, तो फोनोफोरोसिस में हम यूज़ करते हैं, हमारे में एक मोडालिटी होती है दैट इज अ थेराप्यूटिक अल्ट्रासाउंड। तो इसमें हम टॉपिकल जो पेन किलर रहते हैं, जैसे कि हम वॉलनी या जिस तरीके के पेन किलर हम जो आजकल मार्केट में ट्रेंड है, इसको यूज़ करके हम जो है स्किन के थ्रू अगर उस पर्टिकुलर एरिया में अगर तकलीफ है, मसल में प्रॉब्लम है, स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन है, तो हम काफ़ी हद तक उसको सही करते हैं। इसके अलावा हम मेडिसिन का अलग हम यूज़ करते हैं आयंटोफोरेसिस, जिसमें हम मेडिसिन यूज़ नहीं करते, जिसमें हम यूज़ करते हैं आयंस। तो विद द हेल्प ऑफ आयंस हम वो आयंस को बॉडी को स्किन के थ्रू इंजेक्ट करवाते हैं, जिससे पेशेंट्स को इंस्टेंट एंड काफ़ी हद तक रिलीफ हमें देखा जाता है। क्या बात है। क्या फिजियोथेरेपी का आने वाले समय में कुछ फ्यूचर आप देखते हैं इसके एक लेवल ऊपर? जी बिल्कुल, फिजियोथेरेपी मुझे लगता है कि आने वाले ज़माने में फिजियोथेरेपी का बहुत ज़्यादा स्कोप है। क्यों? क्योंकि हमारी आजकल दैनिक दिनचर्या में काफ़ी त्रुटियां होने लगी, जिसकी वजह से हम खुद भी अपने इतने व्यस्त रहते हैं कि हम अपने आप पर ध्यान देने का टाइम नहीं होता है। तो इसमें बहुत कारगर होती है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी किस तरीके से उठना है, किस तरीके से बैठना है, अगर आप ऑफिस में किस तरीके से, किस पोस्चर में किस तरीके से काम कर रहे हैं, इससे आपके वर्क इफिशियंसी और आपकी हेल्थ, आपकी बॉडी पे काफ़ी अफेक्ट करता है। तो आने वाले ज़माने में फिजियोथेरेपी का काफ़ी स्कोप बढ़ जाएगा। अगर हम लेटेस्ट पद्धति की बात करते देखा जाते हैं तो हमारे में जो ड्राई नीडलिंग है, कपिंग थेरेपी है, ये और हमारा जो काइनेसियो टेपिंग्स है, ये काफ़ी ट्रेंड में है। जैसा कि हम देखते हैं कि आज हम एक स्पोर्ट्स खिलाड़ी को देखते हैं कि उसके हाथ पर कुछ टेप लगा होता है, कुछ तो इंसान जनरली देखता है प्लेयर्स को और वो इग्नोर कर देता है। बट जो टेपिंग है और जो थेराप्यूटिक टेपिंग्स हैं, ये काफ़ी इफेक्टिव हैं कि क्योंकि अगर जो भी पेशेंट है फिजिकली काफ़ी एक्टिव है, जैसे कि प्लेयर है या फिर उसकी दिनचर्या में फिजिकल एक्टिविटी का काफ़ी उपयोग है, तो उसके लिए ये ड्राई नीडलिंग, कपिंग थेरेपी, ये चीज़ें काफ़ी ट्रेंड में है। ये तो अभी हम बात कर रहे थे रोगों की। अगर मैं ये कहूँ कि नशा भी एक तरह से एक बड़ा रोग है जो लोगों को अपनी गिरफ्त में लेता चला आ रहा है, तो क्या मादक पदार्थों का सेवन करने वालों के लिए भी फिजियोथेरेपी काम करती है? जी बिल्कुल, देखा जाता है। अगर हम हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं तो ज़रूरी इस बात में भी बिल्कुल हम काफ़ी
वर्क करते हैं कि जो पेशेंट है वो अपना डेली हाइजीन, ओरल हाइजीन सब चीज़ें मेंटेन करें। अगर हम नशा या नशा ग्रसित लोगों की बात करते हैं तो इनकी वजह से काफ़ी कॉम्प्लिकेशन अराइजेस होते हैं। अगर हम अल्कोहलिक पेशेंट्स की बात करते हैं, अल्कोहलिक लोगों की बात करते हैं, तो ड्यूरिंग अल्कोहल क्या रहता है कि पेशेंट्स को न्यूरोपैथी, या अगर हम अल्कोहल ले रहे हैं तो मोस्टली पेशेंट बिकॉज ऑफ अल्कोहल कंजप्शन दे हैविंग अ डायबिटिक। तो डायबिटीज की वजह से क्या होता है, डायबिटिक का एक कॉम्प्लिकेशन है दैट इज अ न्यूरोपैथी। तो दैट इज अ वेरी कॉमन। तो अगर हम नशा करते हैं या हम तंबाकू इन सब चीज़ों सेवन करते हैं तो इन चीज़ों से, इन चीज़ का असर हमारे ब्रेन पे और हमारी जो नर्व रहती है, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, नर्वस सिस्टम है, इन पे हमारा काफ़ी अफेक्ट करता है। और अगर ये अफेक्टेड होते हैं तो इस वजह से हमारा जो दैनिक दिनचर्या है उसमें प्रॉब्लम आती है, और इस वजह से हम फिजियोथेरेपी के और आगे रुझान कर सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर गौरव, अगर कोई पेशेंट एक से ज़्यादा बीमारियों की गिरफ्त में है तो क्या फिजियोथेरेपी काम करेगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्रीटमेंट एक का चल रहा है और दो उसके साथ डिस्टर्ब हो जाएं, किसी वजह से शरीर में दूसरे प्रभाव दिखने लगें, क्या ऐसा हो सकता है? जी बिल्कुल ऐसा हो सकता है। तो फिजियोथेरेपी भी अगर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके की और बीमारियों से ग्रसित है। अगर उसको मस्कुलोस्केलेटल इश्यूज है, यानी उसको नी पेन, बैक पेन, नेक पेन है, तो दैट इज अ फाइन। बट अगर पेशेंट को कार्डियक इश्यूज हैं या उसको कार्डियक पेसमेकर लगा है तो हम फिजियोथेरेपी को बहुत सावधानी पूर्वक पेशेंट को देंगे, क्योंकि इससे काफ़ी कॉम्प्लिकेशन भी अरेजेस हो सकते हैं। तो हमें इन सब चीज़ों का मध्य ध्यान और काफ़ी सावधानी से ट्रीटमेंट करना है। जब हम पेशेंट हमारे पास आता है फिजियोथेरेपी के लिए तो हम पूरा असेसमेंट करते हैं उसका कि पेशेंट को क्या तकलीफ रही है हिस्ट्री में, क्या उसको अभी इसका ट्रीटमेंट चल रहा है, किस मेडिकेशंस पर वो है, क्योंकि इन सब चीज़ों से हम ये अपना ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल सेट करते हैं कि पेशेंट्स को क्या चीज़ें दे सकते हैं और क्या नहीं दे सकते हैं। तो हमें पेशेंट्स की बीमारी, उसके अकॉर्डिंग ही हम फिजियोथेरेपी जो का प्रोग्राम है वो रेजिमेन सेट कर सकते हैं। बिल्कुल, आपने अभी बहुत अच्छी बात कही कि बहुत ज़रूरी है सावधानी पूर्वक ट्रीटमेंट इसका। तो क्या ऐसा हो सकता है कि अगर फिजियोथेरेपी की वजह से कोई चीज़ बिगड़ गई है, मतलब वो जो ट्रीटमेंट करवा रहा था और अगर वो अनप्रोफेशनल है डॉक्टर, उसकी वजह से बिगड़े हुए जो होता है केस होता है उसको सुधारा जा सकता है दोबारा? जी बिल्कुल, ये डिपेंड करता है कि केस कितना 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 लेवल पर बिगड़ा है। अगर जो भी प्रोफेशनल जो भी है जिसकी गलती की वजह से अगर कोई केस खराब हुआ है तो उसको दोबारा देखा जा सकता है। बट वही डिपेंड करता है कि कितना केस खराब हुआ है, कितने डिग्री पे इंजरी को बढ़ा दिया गया है। तो बट हाँ, उसका भी इलाज फिजियोथेरेपी के द्वारा संभव है। हम उस जो भी ट्रीटमेंट में प्रॉब्लम आई है उसको हम काफ़ी क्योर कर सकते हैं, क्योंकि बट डिपेंड वही करता है कि क्या जो प्रॉब्लम एरेजेस हो चुकी हैं उसको हम सावधानी पूर्वक मद्देनजर रखते हुए आगे का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल सेट करके उस बीमारी को भी, हाँ इट टाइम कंज्यूमिंग है, बट हम उसको सही कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। डॉक्टर गौरव, जैसा कि हमने आपसे जाना दर्शकों की फिजियोथेरेपी वो विज्ञान है जिसमें शरीर के अंगों को दवाइयों के बिना ही ठीक ढंग से कार्य करवाया जा सकता है। आज के युग में लोग बीमारी का इलाज करने के लिए दवाइयों का प्रयोग कम से कम करना चाहते हैं, जिसके चलते फिजियोथेरेपिस्ट की मांग में भी इजाफा हुआ है। फिजियोथेरेपी फिजिकल थेरेपी का दूसरा नाम है, ये भी हमने समझ लिया। यह एक तेजी से उभरता हुआ क्षेत्र भी है जिसमें बीमारियों का उपचार दवाइयों को छोड़कर व्यायाम से करवाया जाता है। तो बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए डॉक्टर गौरव, हमारे प्रोग्राम में आने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, कार्यक्रम इलाज का इलाज में फिलहाल इतना ही। आप ताज़ा तरीन खबरों के लिए लगातार जुड़े रहिए भास्कर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।